नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एग्री कमोडिटी या फिर बेस मेटल्स हो, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर कॉल्स यहां पर आपके लिए दिए जाते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें पूछे। नंबर है 9136934058। इस नंबर पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें या फिर आप सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें, बिना नाम के कोई भी सवाल नहीं भेजे। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपके सवालों के जवाब देंगे। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर राजस्थान से, और वीरेश हिरमत है फिनलिट कंसल्टिंग से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ महेश पलावत होंगे स्काईमेट से, जिनसे मानसून पर की राय जानेंगे। और दलहन की सप्लाई की स्थिति बताने के लिए हमारे साथ राहुल चौहान होंगे, आई ग्रेन के डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ सुधीर अग्रवाल होंगे एकोशिया से, जो ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल क्रशर्स के जो हेड हैं, उनसे बात होगी कि कॉटन सीड ऑयल को लेकर किस तरह की स्थिति है। तो पूरी स्थिति आपको वहाँ से पता चलेगी। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात आज हम करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहाँ पर एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन आमतौर पर इवनिंग के सेशन में तेजी या मंदी बढ़ जाती है। भूपेश जी, सबसे पहले आप ही बताएं, गोल्ड और सिल्वर फ्राइडे के सत्र में भी हमने देखा था, चांदी में जबरदस्त तेजी शाम के सत्र में आ गई थी। क्या इस तरह की उम्मीद शाम के सत्र के लिए गोल्ड सिल्वर में करें? फिलहाल तो दायरे में है। जी नमस्कार सर। आज शाम के सत्र की बात करें तो यूएस के मार्केट किसी कारण कोई अवकाश के कारण बंद है, तो इसलिए मेमोरियल डे के कारण वहां पर बंद है। इसलिए हो सकता है कि शाम के सत्र में कोई विशेष वोलेटिलिटी नहीं देखी जाए। परंतु फिर भी यहाँ के बाजारों की बात करें तो मुझे लगता है कि सिल्वर के बाजार में 71,100 के नीचे बिकवाली और देखी जा सकती है, जिसमें नीचे में 70,800 और 70,500 तक के भी लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं गोल्ड की बात करें तो 59,500 के दाम अभी करंट चल रहे हैं। इसमें 59,400 के नीचे बिकवाली करनी चाहिए। 59,550 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 59,300, इसके साथ ही 59,50 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। गोल्ड सिल्वर के बाद अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। जैसा भूपेश जी कह रहे थे कि आज यूएस मार्केट में हॉलीडे है और यहाँ से फिर पीक समर सीजन, ट्रैवल सीजन भी शुरू हो जाता है। उससे कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिमांड बढ़ने की संभावना हो जाती है। अब वीरेश जी, आप बताइए, क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से तेजी बढ़ेगी क्या अब? गुड इवनिंग विश्व मोहन। जैसे हमने देखा था पिछले कई दिनों में मार्केट में एक बहुत उठा ठक हुआ है। एक तरफ से यूएस के रिसेशन का कंसर्न है और दूसरी तरफ का चीन से डिमांड नहीं आ रहा है। जैसे आज मेमोरियल डे है, आज से ऑफिशियली समर ड्राइविंग सीजन शुरू होता है यूएस में। जिस तरह से यूएस में रिसेशन चल रहा है, हमें इस बात पर एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे डिमांड कैसे बनेगी यूएस मार्केट से, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। सो उसके चलते हुए हमें लगता है मार्केट में और वॉलेटिलिटी रहेगा। जब आज की इवनिंग सेशन के लिए देखा गया तो यूएस मार्केट बंद है मेमोरियल डे के कारण। हमें नहीं लगता एक बड़ा सा मूवमेंट होगा। फिर भी एक छोटा सा मूवमेंट हो सकता है। आज का इवनिंग सेशन के लिए हमारा सलाह रहेगी एक बिकवाली करके जाने का। 6020 का लेवल में एक बिकवाली का पोजीशन इनिशिएट करा सकते हैं। 5980 टू 5950 का लेवल के लिए टारगेट होगा और 6060 का स्टॉप लॉस के साथ इवनिंग सेशन के लिए एक छोटा सा मोमेंटम के लिए एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। चलिए, अब सवाल जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं काश सोनी है, जिनका सवाल आया है गुजरात से। इनका सवाल है कि सोने चांदी में आगे तेजी या मंदी लग रही है। वीरेश जी, क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो गोल्ड सिल्वर ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरह से साल की शुरुआत से मार्केट मूवमेंट हुआ है, विद इन 4 महीने के अंदर मार्केट में एक बहुत अच्छा उछाल आया हुआ है। एक कारण है यूएस में जो रिसेशन चल रहा है उसके कारण, और दूसरा चीन में जो एक्सपेक्टेड डिमांड नहीं आ रहा है उसके कारण। ये सब व्यू देखे गए तो एक लॉन्ग टर्म में आई एम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। बट एक शॉर्ट टर्म के लिए एक करेक्शन हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, एक $2000 के नीचे ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आगे वाला 1 महीने के अंदर 1900 टू $2000 का एक दायरे में रहेगा। इंटरनेशनल गोल्ड की बात किया तो, जब इंडियन मार्केट में बात किया तो हमें लगता है 59,000 का एक लोअर लेवल रहेगा। हायर लेवल 60,000 1 महीने के लिए। एक लॉन्ग टर्म देखे तो हमें लगता है एक नया हाई बना सकता है एंड ऑफ द ईयर।
जैसे सिल्वर की बात किया तो सिल्वर में भी एक नया हाई बना सकता है। रिसेंटली हमने देखा था लगभग अराउंड 80,000 के लेवल के आसपास गया था मार्केट, वहां से करेक्शन हुआ है। हमें एक टेक्निकल करेक्शन जा बोल सकते हैं, मे बी अराउंड 70,000 के लेवल के आसपास से फिर से एक मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हमें लगता है फिर से एक 80,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। हाँ, इन ट्रेडर को इवनिंग सेशन के लिए करना है तो प्योर इंट्राडे बेसिस में करना है तो बिग वाले का सलाह रहेगा। गोल्ड का रहेगा ऑलमोस्ट अराउंड 59,500 लेवल में, 59,200 का एक पहला लक्ष्य रहेगा और 59,000 का दूसरा लक्ष्य रहेगा, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 59,700। जैसे चांदी की बात की तो चांदी में भी कि बिग वाले का सलाह रहेगी अराउंड 71,300 टू 71,400। 71,000 का एक पहला टारगेट रहेगा और 70,800 का दूसरा टारगेट रहेगा। 71,600 का स्टॉप लॉस के साथ एक प्योरली ऑन इंट्राडे बेसिस के लिए एक छोटा सा मोमेंटम के लिए बिग वाले ट्रेड ले सकते हैं। दर्शक हैं राम कुमार है हनुमानगढ़ राजस्थान से, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कॉल जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, क्रूड और एनजी दोनों में क्या करना चाहिए? जी, क्रूड ऑयल की बात करेंगे। सबसे पहले क्रूड ऑयल में 6000 के नीचे इसमें बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 6053 का रहेगा, और नीचे में 5960 और 5920 के लक्ष्य एक बार निर्धारित रहेंगे। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में क्रूड ऑयल का बाजार अगर 5900 के नीचे सस्टेन करता है तो ये गिरावट और ज्यादा बढ़ेगी, जिसमें 5700 और 5650 तक के भी लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की बात करूं तो काफी दिनों से नेचुरल गैस का बाजार एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, और पिछले हफ्ते में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। मुझे उम्मीद है कि वो गिरावट एक बढ़त के बाद देखी गई थी, इसलिए नेचुरल गैस में जो करेक्टिव मूव था वो पूरा हो चुका है। करंट भाव से नेचुरल गैस में लेवाली करके व्यापार करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 197 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 209 और 218 के टारगेट संभावित रहेंगे। अगले दर्शक है सुरेंद्र बंसल है, जिंक में अगले 15 दिन का क्या आउटलुक है? क्या लग रहा है वीरेश जी, जिंक का आउटलुक 15 दिन का? हमें रिसेंटली देखा था एक लगातार फॉल होने के बाद मार्केट में एक थोड़ा सा रिकवरी आया हुआ है। हमें लगता है कि टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड है, एक रिकवरी आने के जरूरी है। 220 का लेवल इनिशियल लेवल में देखने को मिल सकता है, उसके बाद मार्केट सस्टेन करिए तो 230 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये एंड ऑफ जून तक हमें लगता है मार्केट में एक अच्छा खासा रिकवरी आने का एक्सपेक्टेशन है। बाइंग ऑन डिप्स करके जा सकते हैं। की सलाह, क्या आपको क्या लग रहा है जिंक को लेकर भूपेश जी? जी, जिंक के चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जिंक के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, और अच्छी खासी इस मेटल में टूटत देखने को मिली है पिछले दिनों में। 212 के आसपास के दाम अभी ट्रेड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 215 रुपए 50 पैसे जब तक जिंक का भाव क्रॉस नहीं करता है, इसमें मंदी का टोन जारी रहेगा। नीचे में 206 और 203 के भाव फिर से देखे जा सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ प्रशांत है आसनसोल से, इन्होंने सिल्वर मिनी बेचा है, नेचुरल गैस बेचा है और कॉपर खरीदा है। भूपेश जी तीनों ही जवाब दे दिए। सिल्वर मिनी 70,247 में इन्होंने बेच रखा है, और नेचुरल गैस बेचा है 348 पे, काफ़ी अच्छा फायदा है, और कॉपर खरीदा है 718 रुपया में। तीनों ही कॉल बता दीजिए सर। जी, सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करूंगा तो इन्हें अपने नेचुरल गैस में मुनाफा बुक करना चाहिए, अन्यथा ये 210 रुपए के ऊपर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। दूसरा, अब वहीं बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर में इन्हें बिकवाली अभी भी जारी रखनी चाहिए, और सिल्वर में अभी बिकवाली जारी रख सकते हैं। नीचे में 69,500 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ फरहान हैं रामपुर से, मेंथा ऑयल का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। मेंथा को आप ट्रैक कर रहे हैं भूपेश जी? जी सर, मेंथा की बात करें तो मेंथा का बाजार पिछले काफी दिनों से एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेडिंग रेंज अभी भी 910 रुपए से लेके 980 रुपए तक की बरकरार रहेगी, और इसी जोन में मार्केट चलता रहेगा। 910 के आसपास मेंथा में लेवली करके व्यापार कर सकते हैं। वहीं 980-85 के आसपास आता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं या शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं शिल्पा हैं देहरादून से, गोल्ड खरीदा है इन्होंने 59,950 रुपए में, 2 लॉट। क्या करना चाहिए वीरेश जी इनको? 59,950 रुपए की बाइंग है।
जैसे मैंने पहले ही बता चुका कि एक लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। हमारा सलाह रहेगा इनका होल्डिंग कैपेसिटी है तो होल्ड कर सकते हैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमारा सलाह रहेगी होल्ड कीजिए। सो काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ पवन है हिसार से। कॉटन सीड, ऑयल केक और ग्वार सीड, इन दोनों पर राय चाहिए। क्या लग रहा है भूपेश जी, दोनों ही काउंटर में? पहले कॉटन सीड ऑयल केक की बात करेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में पिछले 2 हफ्तों में अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। भाव 2810 से लेके नीचे में 2430 रुपए तक, 2460 रुपए तक के बने। वहां से एक आज अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल रहा है भाव में, जो भाव अभी 2578 रुपए के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 2610 से 2630 के आसपास इसमें एक अच्छा खासा सप्लाई जोन रहेगा। वहां अगर ये भाव मिलते हैं तो वहां इसमें बिकवाली करनी चाहिए। इवन भाव अगर 2600 के आसपास भी मिलते हैं तो वहां बिकवाली करनी चाहिए और उसका स्टॉप लॉस 2635 रुपए के ऊपर लगाना चाहिए, जिसमें नीचे में दोबारा से भाव 2480 और 2460 के संभावित रहेंगे। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो सेम पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में ग्वार सीड में अच्छी खासी गिरावट, लगभग 380 रुपए की गिरावट ग्वार सीड में देखी गई है, जो मुझे लगता है कि एक छोटा बाउंस बैक ग्वार में एक संभावित था, जो कि आज देखने को मिल भी रहा है। हो सकता है बाजार अभी यहाँ से 50 पॉइंट का और एक पुल बैक दिखा दे, अन्यथा ग्वार के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। ग्वार सीड में 5510 से 5525 के आसपास जहां भी ग्वार सीड मिलता है वहां बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5565 के ऊपर का रहेगा। नीचे में एक बार पुनः 5480, 5410 और 5380 के लक्ष्य संभावित रहे। अगले दर्शक है जितेंद्र हैं ग्वालियर से। सरसों में कब तक तेजी आएगी? सरसों को ट्रैक कर रहे हैं क्या? वायदा में तो ट्रेड हो नहीं रहा है भूपेश जी। जी सर, सरसों में अगर आरएम सीड स्पॉट जयपुर के चार्ट की बात करें तो अभी 5150 के आसपास सरसों का स्पॉट का ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि सरसों जो स्पॉट का चार्ट है वो 5000 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक इसमें कोई बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, क्योंकि भाव ऊपर से अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। परंतु तेजी की बात करें तो तेजी में भी कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि इंटरनेशनल तेलों की बात करें तो इंटरनेशनल तेलों में 51 सेंट का तेल का चलना, 51.50 के तेल का चलना काफी मुश्किल है। इसलिए बाजार मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक दायरे में ही रहेगा। अगले दर्शक है हमारे साथ आनंद है अकोला से। कॉटन सीड ऑयल केक खरीदा है 2580 में, भाव उसी के आसपास है। क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? जी, इन्हें या तो 2550 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना चाहिए, अन्यथा इनको यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि 2600 के आसपास है ना, इसमें शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 2630 का रहेगा। तो इन्हें अपना स्टॉप लॉस 2555 का जरूर से मेंटेन रखना चाहिए। ओके, चलिए अब कॉटन सीड ऑयल केक की बात हो रही थी, तो कॉटन सीड में ग्राउंड को लेकर क्या स्थिति है वो बताने के लिए हमारे साथ सुधीर अग्रवाल साहब हैं एकोशिया से, ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन से। सर स्वागत है आपका। काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है। क्या लग रहा है एक बड़ी गिरावट के बाद वापस से यहाँ पर धीरे धीरे खरीदारी दिख रही है कॉटन सीड ऑयल केक में? ग्राउंड की क्या स्थिति है? किस तरह की सप्लाई की स्थिति है कॉटन सीड ऑयल केक पे? नमस्कार जी। इस साल देखा जाए तो अभी तक अराइवल पिछले साल के मुकाबले बहुत कम आई है। पिछले साल जैसे अभी तक 2 करोड़ 60 लाख गार्ड की अराइवल हो चुकी थी, जो अभी तक देखा जाए तो 2 करोड़ 50 लाख गार्ड की अराइवल हुई है। दिक्कत क्या हुई कि पिछले साल अपन ने हर साल क्या होता है कि 3, 4, 5 महीने में कपास पूरा मार्केट में करीब 80% कपास आ जाता है। पर इस साल क्या हुआ, कपास की अराइवल 1.5 लाख बेल्स के से ज्यादा बढ़ी नहीं, और आज भी 75,000 बेल्स की अराइवल बनी हुई है। इसी वजह से कपासिया में पिछले 1 महीने के अंदर चाहे कॉटन सीड ऑयल केक हो, खली हो, तेल हो, सभी का मॉडल बहुत डाउन होगा। मॉडल डाउन होने की वजह से अपन ने देखा कि पिछले 1 महीने के अंदर खली के अंदर बहुत मंदी आ गई। 2480 रुपए तक नीचे में खली 2450 रुपए तक नीचे में खली चले गई। उसके वजह से लोगों ने अपना स्टॉक बिल्कुल फिजिकल में बिल्कुल नील कर दिया। आज की पोजीशन बहुत कम स्टॉक है। अब देखा जाए जो शुक्रवार को वायदा 2517 रुपए बंद हुआ, तो उसके बाद फिजिकल में भयंकर तेजी आ गई। अगर मैं देखूं शुक्रवार बंद होने के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार
आज 3 दिन के अंदर चाहे खली हो या कपाशा हो, कम से कम 300 साढ़े 300 रुपए की तेजी आ गई। इतनी तेजी इतने कम टाइम में मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों? क्योंकि लोग बिल्कुल खाली हो गए थे। आज 2600 रुपए फिजिकल की खली इसलिए हो गई थी क्योंकि ये जो 2600 रुपए खली हो गई थी वो इसके कारण हो गई थी क्योंकि जो अपना पशुआर होता है उससे भी सस्ती खली हो गई थी। तो बहुत ज्यादा खली सस्ती होने की वजह से आज खली में इतना जंप आ गया। आज देखा जाए तो खली में भी आज एनसीडीएक्स में सर्किट लग गया और फिजिकल में बहुत अच्छी डिमांड हो गई। लोगों ने जिन लोगों ने एक गाड़ी नहीं ले ली थी उन्होंने 10-10 गाड़ी खली ले ली, आगे की बुक कर ली और करीब करीब सभी मिलर के या ट्रेडर्स के पास नो सेल के बोर्ड लग गए। ओके, क्या लग रहा है सर, ये जो दाम है क्या यहाँ से आगे और तेजी बढ़ने वाली है कॉटन केक की? क्या लग रहा है आपको, क्या सेंस कर रहे हैं हाजिर को देखकर? देखा जाए तो पिछले साल से जैसे सीआईए के फिगर भी बहुत कम आ रहे हैं। पिछले साल 3 करोड़ 7 लाख गठान आई थी, अभी तक सीआईए के 295 आ रहे हैं और स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिख रही है। तो लगता है कि आगे जो मोमेंटम बना है तो और भी ज्यादा काफी अच्छी बाजार रहेगा और माल लेके जो चलेगा वो काफी सक्सेस रहेगा। ओके, शुक्रिया सर, शुक्रिया सुधीर जी बताने के लिए कॉटन केक को लेकर। चलिए कॉटन केक के बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब दालों की बात कर लेते हैं। दालों की अलग अलग जो सप्लाई के आंकड़े हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। हमारे साथ राहुल चौहान है, डायरेक्टर है आई ग्रेन इंडिया के। सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तुअर को लेकर बताइए, ये जो रिपोर्ट आप लोगों की तरफ से आई है, वो जो रिसर्च आपने भेजा था, क्या लग रहा है तुअर को लेकर? क्या अनुमान है इस साल कितनी सप्लाई रहेगी? उसमें आप क्लोजिंग स्टॉक्स भी बता दीजिएगा, इंपोर्ट भी बता दीजिएगा और उत्पादन का अनुमान क्या है, तीनों मिलाकर बताइए किस तरह की स्थिति रहेगी और हिस्टोरिकली ये ज्यादा है या कम है? नमस्कार विश्वमोहन जी। इस साल काफी बड़ा चैलेंज रहेगा तुअर के अंदर, क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट दिया है वो 34 लाख टन का दिया है, जबकि ट्रेड एस्टिमेट 32.5 लाख टन का है। पिछले साल का 6.73 लाख टन का कैरी इन स्टॉक था और इंपोर्ट 9.5 लाख टन रहा है। तो इस साल की जो उपलब्धता बनती है वो 48.73 लाख टन बैठती है, जो लास्ट ईयर की उपलब्धता से 4 लाख टन कम है। कंजम्पशन इस साल 43 लाख टन रहेगी और उसके बाद में जो कैरी बकाया स्टॉक है हमारा वो 5.73 लाख टन बच सकता है पिछले साल से 1 लाख टन। अगर आप सभी देशों के उत्पादन की बात करते हैं तो कुल उत्पादन 2023 सीजन में इंक्लूडिंग इंडिया 42.25 लाख टन बैठ सकता है, जो लगभग खपत के बराबर है। खपत से करीब 75,000 टन जो है कम है। तो मौजूदा स्थिति अगर आप देखें तो पूरे विश्व, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में जो म्यांमार है वहाँ भी तुअर की शॉर्टेज बनती नजर आ रही है। और अफ्रीका में इस साल उत्पादन जो है 6.75 से 7 लाख टन बैठ सकता है। तो सभी देशों का अगर आप मिलाएं तब भी खपत के बराबर हमारे पास तुअर की उपलब्धता नहीं है। और अगस्त से म्यांमार अफ्रीकन नई तुअर आने लगेगी, उससे कीमतों पर थोड़ा सा दबाव बन सकता है। अभी क्या है विश्वमोहन जी की लगातार तुअर की शॉर्टेज को देखते हुए म्यांमार में जो है लगातार भाव बढ़ाए जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी तुअर लेमन जो है $50 बढ़ के $1220 तक पहुंचा है, जो अमूमन 600 से 700 के बीच रहता था पिछले साल। ओके, तो सर दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या घरेलू बाजार में भी दाम बढ़ेंगे या यहाँ पर बाकी दालों की सप्लाई बेहतर है उससे सपोर्ट मिल जाएगा, खास करके चना से? देखिए, चना से मैं नहीं मानता कि तुअर की कंजम्पशन पर इतना असर पड़ेगा, क्योंकि एक चना जो है एक अलग राज्य में अलग मतलब उसकी कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट है एज कम्पेयर टू तुअर। तुअर जो है दक्षिण भारत में ज्यादा खाई जाती है एज कम्पेयर टू चना, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप मंडियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो आज गुलबर्गा जो है करीब 9200 से 10,000 रुपए तक बिका है। सोलापुर में आज 10,100 रुपए तक का बाजार ट्रेड हुआ है, पिछले कल से जो शनिवार से 100 रुपए तेज है। और मुंबई तुअर लेमन भी आज करीब 350 बढ़कर 9,450 पे पहुंच गई है। आप ये देखिए, जैसे मैं आपको पहले बताया था 1220 जो म्यांमार के जो भाव हैं 1220 के, अगर आप इम्पोर्ट पैरिटी देखते हैं तो करीब 870 रुपए प्रति क्विंटल जो है हमारे रेट्स डोमेस्टिक में ज्यादा हैं। ओके, आगे को लेकर क्या सेंस कर रहे हैं? छोटा जवाब दीजिएगा राहुल जी, क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल रहेगी दालों की? क्या हम आगे यहाँ से और बढ़ने वाले हैं क्या? देखिए, मूंग चना और आपका मटर की उपलब्धता ठीक है हमारे देश में, लेकिन उड़द की और तुअर की उपलब्धता जो है वो बहुत कम है ड्यू टू लेस प्रोडक्शन। तो बहुत चैलेंजिंग रहेगा हमारे लिए कि कीमतों को भविष्य में नियंत्रित किया जा सके। नहीं, काफी चैलेंजिंग रहेगा। जिस तरह की सप्लाई की स्थिति, चाहे वो भारत को लेकर हो या ग्लोबल सप्लाई को लेकर हो, वो एक चिंता का विषय है और इसलिए सरकार की लगातार कोशिश है, लगातार नए फैसले भी ले रही कि स्टॉक वगैरह कैसे आपको डिस्क्लोज करना है।
तो इस पर लगातार फैसले ले रही है ताकि कहीं भी जमाखोरी ना हो सके। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से। महेश जी, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, तीन चार सवाल है मेरे पास। पहला सवाल होगा, ये 2-3 दिनों को लेकर जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिख रहा है, कौन कौन से ऐसे जगह होंगे, कौन कौन से ऐसे राज्य होंगे जहां पर ज्यादा बारिश और हवाओं की संभावना लग रही है आज, कल और परसों 31 मई तक के लिए बताइए। हरियाणा, राजस्थान के कई इलाके यानी कि पश्चिमी और उत्तरी इलाके, और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश है, इन इलाकों में बारिश हो सकती है, मेघ गर्जना हो सकती है, 1-2 स्थानों पर ओले उतर सकते हैं। और ये 31 नहीं, ये कम से कम 2 जून तक इस तरह का वेदर रहेगा जी। सर, अब बात करते हैं मॉनसून के अराइवल को लेकर। आप लोगों ने 7 जून का वक्त दे रखा है, अब तो ज्यादा दिन है नहीं, हफ्ते भर का समय है। क्या लग रहा है, 7 जून को ही केरल मॉनसून की एंट्री होगी या उससे पहले भी हो सकती है? उससे पहले भी हो सकती है, क्योंकि 4 जून जैसे मौसम विभाग ने बताया 4 से 7 के बीच में कभी भी मानसून दस्तक दे देगा। लेकिन जो प्री मानसून एक्टिविटीज हैं वो मई के एंड में ही शुरू हो जाएंगी। हम कह सकते हैं कि 31 मई और 1 जून से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लग जाएंगी, और 2-3 जून में जो बारिश है वो केरल में थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगी, और धीरे धीरे पूरे पश्चिमी तट को 6-7 तारीख तक यानी मुंबई तक बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, प्री मानसून गतिविधियां। लेकिन मुंबई में अभी लग रहा है कि जो जैसे ही मानसून ऑनसेट होगा उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस है पश्चिमी तट पर अच्छी होगी, तो मुंबई के आसपास ही टाइम पर पहुंच सकता है जी। यानी आगे के प्रोग्रेस को लेकर उतनी चिंता नहीं है महेश जी? जी हाँ, उतने कम से कम पश्चिमी तट पर नहीं है, लेकिन अंदरूनी भागों में देखना पड़ेगा कि जो बाकी जैसे तेलंगाना वगैरह है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहां पर क्या स्थिति है, उसमें बहुत ज्यादा थम्पिंग स्टार्ट नहीं लग रही है। ओके सर, आईपीएल के फाइनल में काफी लोगों को कल इंतजार था, अहमदाबाद में काफी बारिश, ओले भी पड़ गए, क्या आज वहां पर बारिश तो नहीं हो रही है? अभी तक तो नहीं हो रही है, लेकिन ये मोरबी वगैरह जो जामनगर है उस इलाके में बारिश और तेज आंधी आ रही है, तो और बादल थोड़े से अहमदाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का कुछ व्यवधान दे शुरुआती दौर में। हो सकता है कि 6 बजे से या 7 बजे से पहले ही कुछ छोटा मोटा बारिश या धूल भरी आंधी देकर के निकल जाए, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। ओके, शुक्रिया पलावत सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शुक्रिया वीरेश जी आपका भी, भूपेश जी आपका भी, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के आप दोनों ने जवाब दिए। कमोडिटी निवेश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर।